बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हमारा यूपीएससी की क्लासेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज हम अपने देश की स्थिति, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने के बाद 2020 तक, आज़ाद होने के बाद 2020 तक हम अपने भारत की स्थिति को देखेंगे। तो इसको 3 चरण में बांटा गया है। प्रथम चरण, पहले चरण में हम 1947 से 1962 तक का देखेंगे। द्वितीय चरण में 1962 से 1991 में, और तृतीय चरण में 1991 से अब तक हम अपने भारत की स्थिति को देखेंगे कि हमारे भारत में कैसे विकास हुआ, क्या हमारे भारत के कमज़ोर पॉइंट थे, क्या हमारे भारत के स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, कैसे हमने विश्व को यह दिखलाया कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, भारत अब अपने पैरों में खड़ा हो चुका है, भारत अब एक तरीके से एक न्यूक्लियर शक्ति बन चुका है। तो इसमें हम अपने लेक्चर में अपना एक तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण को देखते हैं। प्रथम चरण हमारा 1947 से लेके 62 तक है। तो देखिए आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री में आपने ये देखा होगा कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, और एक तरीके से अंग्रेज़ों के ही कायदे कानून चलते थे, अंग्रेज़ों के ही नियम चलते थे, अंग्रेज़ों की ही पॉलिसी चलती थी। हमारे देश के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वह नाम मात्र के हुआ करते थे, लेकिन फिर भी एक जंग छेड़ी गई, एक आंदोलन किया गया, एक जीत हासिल की गई, और उस जीत के बाद हमारे देश में कैसे बदलाव आया, कैसे हमारे देश के जो उस समय पॉलिटिशियन हुआ करते थे, उस समय जो हमारे देश के नेता हुआ करते थे, आखिरकार 200 साल के राज के बाद हमारे देश ने क्या सीख लिया वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीयवाद। प्रथम चरण में 1947 से 62 के बीच में हमारे जो पॉलिटिशियंस है, या एक तरीके से हमारे देश की जो नीति थी वो टोटल अंतर्राष्ट्रीयवाद में थी। अंतर्राष्ट्रीयवाद कहने का मतलब कि हमें अब इस तरीके से बाहरी शक्तियों से, बाहर के देशों से अपने इस तरीके से अपने संबंध बनाने हैं ताकि आगे भविष्य में कोई भी ब्रिटिश जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश हमारे देश में अपना दबदबा ना बना पाए। तो एक तरीके से हमें उस दर्द से, उस दुख से उभरने की ज़रूरत थी जो हमारा देश पिछले 200-250 सालों से एक तरीके से सह रहा था। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीयवाद। अंतर्राष्ट्रीयवाद हमें अपनी पहचान बनानी थी पूरे विश्व में। नई सरकार का गठन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू नए प्रधानमंत्री बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और गृह मंत्रालय जिन्हें दिया गया था वह थे वल्लभ भाई पटेल। तो हमारी उस समय हमें अपने देश को यही छवि बनाना था कि हम किस तरीके से अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा रहे हैं। क्या हम अपने आप को कमज़ोर दिखा रहे हैं या हम अपने आप को मजबूत दिखा रहे हैं। ये जो टाइम था 1947 से 1962 तक का जो टाइम था, ये हमारे देश को उभरने का टाइम था, हमारे देश को मजबूत होने का टाइम था, हमारे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अच्छा बनाने का टाइम था। हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अच्छा बनाने के लिए हमारे देश ने नई नई नीति और नए नए एक तरीके से स्कीम, नए नए काम किए। इसीलिए पहला पॉइंट अंतर्राष्ट्रीयवाद पर। उसके बाद आता है आदर्शवादी। अब देखिए 200 साल पहले हमारे देश में ब्रिटिश आए। ब्रिटिश पहले ये बता रहे थे कि वह हमारे देश में सिर्फ व्यापार के मकसद से आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत को कब्जियाया। लगभग 90% एरिया भारत का उनके कब्जे में था। फिर हमारे जो राजनेता थे, हमारे देश के जो नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने वाले जो बुज़ुर्ग, जो एक तरीके से जवान, जो महिला, जो बच्चे सभी थे, हमारे देश को आज़ाद कराया। फिर से यही घटना ना हो, हमारा देश दोबारा गुलाम ना हो, इसीलिए आदर्शवाद की नीति लाई गई।
ना हम पहले किसी पे हमला करेंगे, हम सब से मित्रता की भावना रखेंगे, चाहे भले ही वो हमारा पाकिस्तान देश क्यों ना हो, ठीक है। आदर्शवादी कहने का मतलब कि सारे मुल्कों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को आदर्शवादी बनाना, आदर्शवादी, ठीक है। अब आदर्शवादी में तो बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे अगर हम किसी देश के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, उसको कब्जा नहीं रहे हैं, उससे मित्रतापूर्ण स्वभाव कर रहे हैं, अगर वह देश हमसे गरीब है तो हम उसका स्तर बढ़ाने के लिए नई स्कीमें उनके देश में चला रहे हैं, अपने देश का पैसा उनके देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? आदर्शवादी। गुट निरपेक्षतावादी का मतलब कि हमारा देश ऐसा किसी भी ग्रुप के साथ या किसी भी समूह के साथ नहीं जुड़ेगा जो आदर्शवादी या एक तरीके से अंतर्राष्ट्रवादी नहीं है। जिस देश की भावना, जिस अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की भावना दूसरे देश पर आक्रमण कर, हमला कर उसे कब्जाना है, हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारी नीति क्या कहती है कि चाहे वो पड़ोसी देश हो, चाहे वो दूर किसी दूसरे महाद्वीप का देश हो, हमें आदर्शवादी, अंतर्राष्ट्रवादी और गुट निरपेक्षतावादी की जो भावना है वह अपने जहन में रखनी है। क्लियर? अब आते हैं, देखिए 1947-1962 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह धीरे धीरे उभरी। पहले भी हमारा और अभी भी हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। आपने देखा होगा हमारे देश की जनसंख्या, पहले हमारे देश की 80% जनसंख्या कृषि में लीन रहती थी, और अगर हम आज की बात करें तो आज भी हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारे देश में 55% जो लोग हैं वह कृषि में लीन रहते हैं। तो पूरे देश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या का 55% लोग अगर कृषि में लीन है, इसका मतलब आज भी जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। हमारा जो स्वरूप रहा है 1947 से 62 तक में, इसके बीच में हमने कई सारे देशों को अपने देश में एक तरीके से जो पहले हमारे भारत के ही खंड थे, जो पहले हमारे भारत के ही एक तरीके से अंग थे, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी नीतियों के अनुसार भारत में मिलाया। पहले ऐसी बहुत सारी रियासतें चलती थी, 550 से ज़्यादा रियासतें हमारे देश के आज़ाद होने के बाद चला करती थी, लेकिन वह कहीं ना कहीं, अगर पुराना इतिहास हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का ही अंग था, कहीं ना कहीं हमारे भारत से ही वो जुड़ी संस्कृति थी। तो इसका मतलब अगर हम आज़ाद हुए हैं तो वो भी देश हमारे देश के अंदर मिलने चाहिए, लेकिन बुरे शासकों की वजह से वो जो रियासतें थी नहीं मिल पाई, जिनकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उस समय के आज़ाद भारत के गृह मंत्री थे, उन्होंने अपनी नीतियों से 500 से भी ज़्यादा रियासतों को मिलाया। कहीं कहीं सैन्य का इस्तेमाल करना पड़ा, कहीं वह खुद ही मान गए। तो इस तरीके से आज जो हम अपने देश को देख रहे हैं, संपूर्ण देश देख रहे हैं। अगर वल्लभ भाई पटेल की जो नीतियाँ थी रियासतों को देश में मिलाने की, वह अगर आज काम नहीं करती तो इस भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर आज कम से कम 500 से ज़्यादा देश होते। ठीक है, ये चीज़ था। और आप जानते ही हैं कि सबसे जो प्रथम चुनाव 1951 में हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम हमारे देश के आज़ाद देश के पहले पीएम बने थे। और आपने ये भी देखा होगा कि जम्मू और कश्मीर में, ये भी पढ़ा होगा कि जम्मू और कश्मीर को हथियाने के लिए जम्मू और कश्मीर के उस समय के राजा हरिचंद्र थे, हरि सिंह थे, और वह भारत में नहीं मिल रहे थे किसी भी कारण। वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी उनको एक तरीके से मिन्नतें की, बहुत सलाह दी उनको कि आगे चल के आपकी देश की या आपके राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो पाकिस्तान को देखते हुए अच्छी नहीं है, उस हिसाब से आपको सैन्य ताकतों के लिए भारत के साथ अपना विलय करना ही पड़ेगा। लेकिन हरि सिंह इस बात को नहीं माने। जैसे ही 1947 में दोनों देश आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत दोनों आज़ाद हुए, पाकिस्तान ने तुरंत हमला, जैसे देखिए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने तुरंत हमला कर दिया। अपनी आदिवासी सेना
पाकिस्तान ने अपनी आदिवासी सेना को लेकर तुरंत हमला कर दिया जम्मू और कश्मीर में, जिससे जम्मू और कश्मीर की जो स्थिति है वो बहुत ही बिगड़ी। और ये स्थिति बिगड़ने के बाद हरि सिंह ने यह निर्णय लिया कि अब भारत में विलय करने से ही फ़ायदा है, नहीं तो वह अपनी जनता को बचा नहीं पाएगा। कुछ इस तरीके से मुद्दे थे। उसके बाद देखिए हमारा द्वितीय चरण आता है। द्वितीय चरण हमारा जो समय है 1962 से लेके 1991 के बीच में, 1962 से लेके 1991 के बीच में कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं। कुछ सरकारों ने एक तरीके से इमरजेंसी लगाई, देश को अपने ढंग से चलाने की कोशिश की। कुछ सरकारें आई जिन्होंने तानाशाह जैसे चलाने की कोशिश की, तो उसी में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हमारे देश में 1962 में पाकिस्तान द्वारा युद्ध किया गया था, हमारे देश में उन्होंने युद्ध छेड़ा था। 1962 में ही चाइना से भी युद्ध हुआ था, जिसमें चाइना से ऊंचाई के कारण हम हार गए थे। हमारा देश हार प्राप्ति हुई थी। कई सारे हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे देश की जो आर्मी के जवान हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहीं ना कहीं हम हारे क्यों? चाइना जैसे देश से हम हारे क्यों? कहीं ना कहीं हमारे सैन्य का आधुनिकीकरण नहीं हुआ था उस समय। 1962 में आते आते कहीं ना कहीं हमारे देश का सैन्य आधुनिकीकरण नहीं था। हमारे पास वैसे हथियार नहीं थे, हमारे पास वैसे एक तरीके से एमिनेशन नहीं था, हथियार नहीं थे, तोपें नहीं थी, वायुयान नहीं थे जिससे हम अपने देश की रक्षा कर सकें। इन्हीं सब के मुद्दों को देखते हुए जो हमारा द्वितीय चरण है 1962 से लेकर 1991, लगभग 30 साल का, इसमें हमने जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है वो है सैन्य आधुनिकीकरण को। हमने अपनी सैन्य का आधुनिकीकरण किया, नई नई तकनीकों का विस्तार किया। जो तकनीक हमारे देश में बन सकती थी उसे देश में बनाया, जो तकनीक बाहर से आ सकती थी उसे बाहर से मंगाया। एक तरीके से पूरी तरीके से 1962 और 1991 के बीच में हमने अपने देश को बाहरी शक्ति हावी ना हो पाए, इस पर ध्यान दिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इस चरण में, द्वितीय चरण में हमने अपने सैन्य आधुनिकीकरण को मद्देनजर देखते हुए अपना काम किया। उसके बाद है परमाणु परीक्षण। आप जानते हो अमेरिका जैसा देश हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ही परमाणु देश बन चुका था, न्यूक्लियर देश बन चुका था। जैसे आपने देखा होगा कि नागासाकी में, जैसे आपने देखा होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया। तो अब सीधी सी बात है, वो हमारे देश के आज़ाद होने से पहले वहाँ पर गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इससे ही हम समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसा देश हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ही परमाणु शक्ति का एक तरीके से देश बन चुका था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना के, देखिए ये पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ से पाकिस्तान हमला कर रहा था, एक तरफ से चाइना हमला कर रहा था। तो इनके बढ़ते आक्रमण को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारी सरकार को लगा कि हमारे देश में परमाणु परीक्षण होना चाहिए, हमारा देश एक परमाणु शक्ति होना चाहिए, एक न्यूक्लियर पावर होना चाहिए। तो जैसे ही हमारे देश ने 1962 और 1991 के बीच में इंदिरा गांधी की सरकार में जब पहला परमाणु परीक्षण किया, तो वह एक तरीके से विफल रहा, पूरी तरीके से सक्सेस नहीं मिल पाई। और इसकी बात पता चल गई किसको? यूएसए को। अब देखिए, यूएसए उस समय का सुपर पावर और आज भी सुपर पावर कंट्री है। वो नहीं चाहेगा कि मेरे सिवा किसी और देश को जो परमाणु शक्ति है वो बने, मेरे सिवा कोई दूसरा देश परमाणु शक्ति ना बने। क्योंकि अगर कोई परमाणु शक्ति देश बनता है तो वह एक तरीके से यूएसए की टक्कर ले सकता है, यूएसए के बराबर हो सकता है। इसलिए यूएसए ने उस समय जब हमारा इंदिरा गांधी की सरकार में परमाणु परीक्षण फेल हुआ, तो यूएसए ने कई सारे प्रतिबंध लगाए थे हमारे ऊपर। आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, इकोनॉमिकल प्रतिबंध लगाए थे, सैन्य प्रतिबंध लगाए थे। और सैटेलाइट से, जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट घूम रही है, उससे 24 घंटे हमारे देश की निगरानी कर रहा था ताकि हम अपना परमाणु परीक्षण ना कर पाए। तो एक तरीके से परमाणु परीक्षण करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान और चाइना देशों से निपटना है तो सीधी सी बात है, हमारा देश परमाणु शक्ति होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उसके बाद देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध और शिमला समझौता। आपने जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ इंदिरा गांधी की सरकार में। 1971 में
बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया। बांग्लादेश यानी देखिए, जैसे जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो आज का बांग्लादेश है पहले का ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था और ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ये पश्चिम का पाकिस्तान और ये पूर्व का पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि हमने अपने ऊपर से, हमने भारत की धरती के ऊपर से जो हमारी जो हवाई क्षेत्र है वो हमने रोक रखा था। पाकिस्तान बहुत क्रूर शासक करता था, यहाँ पर बहुत क्रूर तरीके से शासन करता था बांग्लादेश में कत्ले आम करवाया करता था। तो यहाँ की बांग्लादेश की जो जनता है वो कहीं ना कहीं ये चाह रही थी कि हमारे देश को आज़ादी मिले। जो पहले का ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, वो कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक आए, हमारे देश में लोकतंत्र आए और हम पाकिस्तान के चुंगल से बाहर हों। तो हमारी ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल है। इंदिरा गांधी की सरकार 1971 में थी और पाकिस्तान ने हवा के ज़रिए यहाँ पर बहुत सारे सैनिक भेजे थे ताकि कल को अगर भारत बांग्लादेश को आज़ाद कराने की कोशिश करे तो वह पाकिस्तानी सैनिक उन पर आक्रमण कर सके। लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों की इंडिया के सैनिकों के सामने नहीं चली और जब इंदिरा गांधी का आदेश पाते ही साम मानेकशॉ ने अपनी सेना बांग्लादेश की तरफ भेजी तो जो पाकिस्तान है उसको मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान के 90,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण कर दिया भारत के सैनिकों के प्रति। मतलब एक तरीके से यहाँ पर भारत की बहुत बड़ी जीत हुई। भारत की सेना के सामने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करना ये एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और 1971 के दिसंबर में ही एक नया देश उभर कर सामने आया जिसका नाम है बांग्लादेश। यानी भारत और पाकिस्तान के युद्ध में फ़ायदा किसको हुआ? बांग्लादेश को हुआ। बांग्लादेश एक नया देश बन के आया और उसी समय शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता कुछ ऐसी नीतियां थी, ये एक तरीके से जो समझौता है ये हमारे देश हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ। और शिमला में इस समझौते में क्या हुआ आगे हम अलग से एक शिमला समझौते का चैप्टर लेके आएंगे और उसमें पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ कि जैसे पाकिस्तान बार बार युद्ध करने से मान नहीं रहा था, उसने ईस्ट पाकिस्तान में भी युद्ध किया ताकि वह इसको पूरी तरीके से हथिया सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने उसको हर युद्ध में हराया है। तो इस तरीके से एक शिमला समझौता हमने किया। शिमला समझौता हमने इसलिए किया ताकि इसमें हम कुछ कंडीशन रख सकें। शिमला समझौता में ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे, दोनों देश के संस्कृति का आदान प्रदान होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान आज 2020 चल रहा है, पाकिस्तान आज भी एक तरीके से अड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर जैसे इलाके को लेने के लिए। वो कोई ना कोई आतंकवादी गतिविधि करके हमारे देश में अशांति फैलाता ही रहता है। ठीक है। उसके बाद देखिए सार्क की स्थापना हुई 1962 से 1991 के बीच में। सार्क की स्थापना हुई। सार्क मतलब SAARC, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंट्री। इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंट्री। साउथ एशियन, अब साउथ एशियन की अगर बात करें, हम अगर साउथ एशियन की बात करें तो एशिया में साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ आने वाले जितनी भी कंट्रियां हैं उन्होंने आपस में एक समूह बनाया जिसका नाम दिया सार्क। ठीक है। सार्क, फिर से मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंट्रीज। ठीक है। यह इसका नाम है पूरा। एक समूह की स्थापना हुई। यह समूह की स्थापना इसलिए हुई ताकि आपस की जो रीजनल कंट्रियां हैं साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, अपनी आपस की जो कंट्रियां हैं वह मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की आर्थिक स्थिति को समझें, पूर्व की ओर चलने की राह में जाएं, पूर्व की नीति अपनाएं। पूर्व की नीति का मतलब है कि हम अगर देखें तो हम अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों के पूर्व में हैं, तो सबसे पहले हमें
अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, आसपास के देशों को मजबूत करने की ज़रूरत है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोई तीसरी शक्ति हम पे अपना कब्जा कर सकता है। इसीलिए सार्क की स्थापना हुई ताकि आसपास के जो देश हैं वो अपने आप में मजबूत रहें और एक दूसरे की आर्थिक वृद्धि को ध्यान दें। अब सार्क में कौन कौन से देश हैं अगर इसको हम देखें तो अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव बाद में जुड़ा है लेकिन अब मालदीव भी साउथ एशियन कंट्री का पार्ट हो गया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और तो देखिए अगर मैप में इनका देखें तो मैप में देखिए ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और क्या बोलते हैं भूटान, बांग्लादेश के बाद मालदीव इधर और श्रीलंका इधर, भारत तो है ही अपना मतलब इसका पार्ट और ये नेपाल। इस सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू नेपाल में। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका ये सारे सार्क के पार्ट हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि चाइना सार्क देशों का पार्ट नहीं है और ये काफ़ी बार इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा चुका है कथन के रूप में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें सार्क देशों की तो पाकिस्तान देखिए पूर्व में है, उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और इधर दक्षिण की तरफ श्रीलंका है और दक्षिण की तरफ ही मालदीव है। तो ये हमारे इसकी एक तरीके से भौगोलिक स्थिति हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि आसपास के रीजनल कंट्री, रीजनल मतलब पड़ोसी देश आपस में मिलजुल के रहें और अपनी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दें, तो इसलिए सार्क की स्थापना की गई थी। उसके बाद जब हमारा 1962 में और 1971 में चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं देश को लगा कि अब अंतर्राष्ट्रीय मित्रता को अपनाना चाहिए। तो रूस के साथ हमारी मित्रता का मतलब एक तरीके से आगाज़ हुआ। रूस ने एक तरीके से 1971 का जब युद्ध हुआ था तो रूस ने हमारी बहुत मदद की थी, जिसके कारण हम बांग्लादेश को आज़ाद कर पाए। तो एक कहीं ना कहीं रूस का, रशिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे देश की जीडीपी के साथ, हमारे देश की सुरक्षा के साथ भी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए तृतीय चरण आता है। तृतीय चरण में हमने क्या किया, 1951 से लेके अब तक, 1951 से लेके अब तक। और 1951 में मैं ये बता दूं आपको, 1951 में एलपीजी का मतलब है उदारवादी की नीति। एलपीजी का मतलब है लिबरल, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब विश्व स्तर में। अब देखिए इसका मतलब ये है कि 1991 में जब हमारे देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और हमारे देश के गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने हमारे देश में 1971 और 1991 के बीच में भुखमरी का साया आ गया था। भुखमरी आ गई थी हमारे देश में, पैसा बहुत महंगा हो गया था, भारत में चीज़ें आराम से सस्ती नहीं मिल रही थी, भुखमरी हो गई थी, अकाल आ गया था। उस कारण में हमारे देश का जो एक तरीके से फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी जो मुद्रा है वो बहुत कम हो गई थी। इतना कम हो गई थी कि हम मतलब एक तरीके से हम अपने देश को सिर्फ 3 महीना ही चला सकते थे। उस समय जो 1991 में वित्त मंत्री यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और अपने ज्ञान के अनुसार हमारे देश में वह एलपीजी की नीति लाए। एलपीजी उदारवादी की नीति लाए। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये नीति का मतलब है कि जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं सबको आमंत्रित किया कि आप आइए, भारत में इन्वेस्ट कीजिए पैसा। इससे क्या होगा, भारत की स्थिति सही होगी, आपके साथ भारत के भी लोग क्या बोलते हैं बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, जिससे बाहर के देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो तो बढ़ेगी, साथ में देश की भी अर्थव्यवस्था होगी। तो जब भारत के अंदर विदेशी कंपनियों के द्वार 1991 में खुल गए तो एक से बढ़कर एक विदेशी इन्वेस्टमेंट हुआ और हमारे देश की जो स्थिति है वह बढ़ने लगी। हमारे देश की स्थिति को बढ़ने का जो श्रेय जाता है वह जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्यों? क्योंकि वह एलपीजी की नीति लाए थे। हमारे देश में विदेशी
विदेशी कंपनी आते ही हमारे देश में नौकरियां बढ़ी, देश का स्तर बढ़ा, देश की सैन्य ताकतें बढ़ी, देश का जो जीडीपी है वो बढ़ा, सैन्य ताकतें तो बढ़े ही बढ़ी, हमारे देश में और आधुनिकीकरण हुआ, हमारी सैन्य का और आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर तृतीय चरण देखते हैं। 1991 से अब तक का जो हमारा रहा है ये हमारा तृतीय चरण में आता है। आपने देखा होगा कि अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की कमी नहीं है और हमारे देश की विश्व में एक ऐसी पहचान बन चुकी है कि हर बड़ी से बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार है, भारत में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार है। आज आपने देखा होगा हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि हमारे देश के इंजीनियर्स बाहर के देश को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं, ये सब कैसे हुआ? ये सब 1991 के जो नीति लाई गई थी एलपीजी की, ये उससे संभव हुआ। हमारा देश जहां पर पहले मात्र 3 महीने का फॉरेक्स रिजर्व पर था, आज हमारे देश पर अपार फॉरेक्स रिजर्व है। ऐसा फॉरेक्स रिजर्व है कि आगे कितनी भी दिक्कत आ जाए देश में कोई अड़चन नहीं आने वाली। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस तरीके से आते आते हमारे भारत में जो प्रमुख घटनाएं थी वो क्या हुई और उससे हमें क्या लाभ हुआ, हमारे देश की कैसी पहचान हुई 1991 के बाद, यानी 1991 से अभी तक। आपने जैसे मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1991 में एलपीजी की नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई थी, जिससे हमारे देश में भरपूर मात्रा में विदेशी इन्वेस्टमेंट आया और विदेशी इन्वेस्टमेंट से हमारे देश की जो स्थिति है वो बढ़ी, हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, हमारे देश में जॉब आई, हमारे देश में आज हमारे सैन्य का आधुनिकीकरण भी है। एक से एक आधुनिक टेक्निक है हमारे पास और हम वैश्विक स्तर पर एक न्यूक्लियर पावर भी हैं। तो चलिए पॉइंट से समझते हैं इसको। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के चैप्टर नंबर 2 में प्रमुख घटनाएं देखिए। सोवियत संघ का विघटन जिसे पहले यूएसएसआर भी बोला जाया करता था, तो उसमें आपने देखा होगा कि यूएसएसआर का जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा कंट्रियों पे था, बहुत यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक आ चुका था। अफगानिस्तान में एक तरफ सेना यूएसएसआर की यानी सोवियत संघ की और एक तरफ सेना यूएसए में। उस समय काफ़ी टेंशन वाला माहौल था, लेकिन कुछ समय बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद एक पूर्ण देश रशिया बाहर सामने निकल के आया, जो अपने आप में एक सुपर पावर है। उसके बाद हमारी 1991 की नीति के बाद अब तक अगर आंकड़े देखे जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार हुआ है। जहां पहले हमारे 3 महीने का फॉरेक्स रिजर्व था, आज हमारे पास अच्छी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व है और हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है, हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो एक जीने का जो स्तर है, जो एक हेल्थ का स्तर है, एक तरीके से जो इंडेक्स है, उनके अगर आंकड़े देखें तो वो यही बता रहे हैं कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था के साथ साथ दूसरे जो पॉइंट है उनका भी अच्छा खासा विस्तार हुआ है। जनसंख्या के साथ साथ लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी एक तरीके से अच्छी हुई है। उसके बाद देखिए अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा सुधार हुआ। जॉब लोगों को मिली, जॉब जैसे लोगों को मिली तो उन्होंने अपना जो स्तर है जीने का उसको बढ़ाया और खाने पीने का है जो हेल्थ है उसका स्तर बढ़ा। कपड़े पहनने का, बोलने चालने का, एजुकेशन का, एक तरीके से एजुकेशन का हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जब अटल बिहारी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने स्कूल चलो अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था कि सब पढ़ें सब बढ़ें। तो हमारे देश का एक तरीके जो लिटरेसी रेट है उसमें भी काफ़ी विकास हुआ। उसके बाद देखें पूर्व की ओर देखो की नीति की जो पूर्व में हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक व्यक्तिगत और प्रोत्साहन टाइप का और एक तरीके से लाभ वाला और एक तरीके से जो छोटे देश हैं हमसे, जो गरीब देश हैं, उनको भी मुख्य धारा में लेके चलने का प्रावधान दिया गया कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सबसे पहले उनका भी स्तर साथ में बढ़ाना चाहिए। कुछ स्कीमें उनके देश में इन्वेस्ट करनी चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके देश में आर्थिक इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो भी उनका भी स्तर बढ़े और उनसे हमारे मित्रता जैसे संबंध बने।
ठीक है। उसके बाद आता है गुजराल का सिद्धांत। देखिए देवगौड़, जब हमारे देश में देवगौड़ की सरकार थी, देवगौड़ की सरकार में जो हमारे इंदर गुजराल हैं, इंदर कुमार गुजराल थे, वो विदेश मंत्री थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त विदेश नीति लाई थी। उन्होंने यह नीति दी कि अगर हमें अपने देश को सुदृढ़ करना है, समृद्ध करना है, सामर्थ्य करना है, तो सबसे पहले हमारे देश में न्यूक्लियर शक्ति होना चाहिए। सबसे पहले हमारा देश न्यूक्लियर शक्ति होना चाहिए, क्योंकि यही वो दौर था जब एक के बाद एक अलग बाकी दूसरे देश न्यूक्लियर पावर होते जा रहे थे और न्यूक्लियर पावर उस समय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर पावर नहीं हो तो मान के चलिए कि आपके पास वो वैश्विक पावर नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। तो गुजराल का सिद्धांत ने गुजराल, जो इंदर गुजराल सर थे, उन्होंने अपनी एक तरीके से पूरा ताकत लगा दिया, पूरा मतलब स्कीम लगा दी हमारे देश में न्यूक्लियर पावर बनाने में। इसी के तहत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 1998 में राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण हुआ और यह जो पोखरण परीक्षण हुआ था, यह अमेरिका के नाक के नीचे परीक्षण किया था। अमेरिका ने कई सारे जासूस हमारे देश में लगा रखे थे और लेकिन फिर भी हमारे देश की सेना ने, हमारे देश के इंजीनियर्स ने इतनी सूझबूझ के साथ काम किया कि अमेरिका की निगरानी के बावजूद भी पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब का एक तरीके से टेस्ट किया, जो पूर्णतः सफल रहा। और इस तरीके से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे विश्व में यह ऐलान किया कि अब भारत एक न्यूक्लियर शक्ति है। अब जैसे ही अमेरिका जैसे देश को ये पता चला कि भारत ने सफलतापूर्वक अपना न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में कर लिया है, तो पहले तो वो बहुत भनभना गया, लेकिन क्योंकि अब भारत एक न्यूक्लियर पावर देश बन चुका है, तो भारत के साथ जो उनकी नीति है, जो उनकी एक तरीके से मित्रता है, वो उसमें और सुधार आने लगी। आगे चल के देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच नई नई स्कीमों का जैसे जैसे सरकार आई, जैसे सरकार गई, हमारे देश का आधुनिकीकरण, अमेरिका से कई सारी कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट किया, कई सारी तकनीकियों का इन्वेस्ट हुआ, कई सारे खाद्य पदार्थ की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे हमारे देश का जो स्तर है वो और बढ़ा। आज भी देखेंगे तो भारत और यूएसए के बहुत अच्छे संबंध हैं। हम बहुत ही अधिक मात्रा में यूएसए से हथियार खरीदते हैं, अपने सैन्य का आधुनिकीकरण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें मैसेज दे रहा है कि भारत और यूएसए के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं। उसके बाद आतंकवाद के विरुद्ध अभियान। अब देखिए जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, हमारा देश 1947 में आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने हमला किया हमारे ऊपर, चाइना ने हमला किया। पाकिस्तान अब सीधे मुंह नहीं लड़ता है, वह आतंकवादियों का सहारा लेता है, आज भी वह आतंकवादियों का सहारा लिए हुए है। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है वह आतंकवाद की है। तो आतंकवाद के विरुद्ध भी हमने कई सारे अभियान चलाए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमें बहुत सहायता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विदेशी शक्तियां भी हमारे साथ हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। उसके बाद देखा जाए तो वैश्विक मुद्दों पर प्रमुखता। अब आज का भारत पहले जैसा भारत नहीं है। आज भारत अपने डिसीजन लेना जानता है, अपनी रक्षा करना जानता है, अपने सैन्य का आधुनिकीकरण करना जानता है। इस तरीके से जो भारत की विश्व स्तर पर जो नई पहचान बनी है, कई देशों से, कई गुटों से, कई ग्रुप से वह जुड़े हुए हैं, जिससे आगे की आर्थिक नीति और आतंकवाद जैसे मुद्दे पे बराबर चर्चा होती रहती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है से लेके अब तक हमारे देश ने क्या उपलब्धियां पाई हैं, क्या अचीवमेंट पाई है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, उपलब्धि में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बनी है। हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत अच्छी पहचान बनी है, साफ सुथरी पहचान बनी है। देखिए, हमारा भारत देश एक संप्रभु राष्ट्र है, प्राचीन संस्कृति वाला देश है, जिसने
अगर हम अपने भारत की हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री यानी सिंधु घाटी सभ्यता से देखें, तो हमारे देश ने किसी पर भी पहले हमला नहीं किया है। मित्रता वाली भावना है हमारे देश के अंदर, व्यापार वाली भावना है, दूसरे गरीब देशों को सपोर्ट करने वाली एक तरीके से भावना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हमारे देश की पहचान बहुत अच्छी बनी है। हमारे देश में हर साल लाखों सैलानी आते हैं, लाखों टूरिस्ट, करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, जिससे हमारी अच्छी जीडीपी होती है। अब वह हमारे देश में टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारत उनको लोकप्रिय लग रहा है, भारत की संस्कृति से लगाव है, भारत के लोगों से लगाव है, भारत के पुरातात्विक जगहों से उन्हें लगाव है, इसीलिए वह भारत को पसंद करते हैं। भारत एक न्यूक्लियर शक्ति है। अच्छा, इससे पहले मैं बता चुका हूं कि भारत ने पोखरण में 1998 में अपना सफल परीक्षण किया था, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति वाला देश बन चुका है। तो इससे भी एक भारत की एक नई पहचान बनी है। उसके बाद देखिए, हमारे भारत में 1991 के बाद जो एलपीजी की नीति आई है, जो उदारवादी की जो नीति आई है, उससे क्या हुआ है? उससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो उसको भी बढ़ावा मिला है। हमारे देश में जॉब क्रिएशन हुआ है, हमारे देश में शोध संस्थाएं खुली हैं। अब देखिए, हमारे देश का आर्थिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे देश का विकास हुआ है। देखिए, हमारे देश में हमारे देश का खुद का एक तरीके से अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर है, स्पेस रिसर्च सेंटर है, जिसको इसरो बोला जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। आपने देखा होगा कि जब से हमारे इसरो की स्थापना हुई है, तब से हमारे साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं, लगातार सैटेलाइट को भेजने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे देश ने इतिहास रचा था, एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट भेजने का इतिहास रचा था, जो अब तक चाहे कोई भी सुपर पावर कंट्री हो, उसने ऐसा अभी तक किसी ने भी करके नहीं दिखाया है। और 2022 तक हमारे इसरो ने, हमारे स्पेस संस्था ने ये भी मतलब दावा किया है कि 2022 तक वह एक तरीके से मानव को भेजने की तैयारी में है, अंतरिक्ष में मानव को भेजने की तैयारी में। देखिए, हमारे देश ने सफल मंगल परीक्षण किया, हमारे देश के पास आधुनिक पनडुब्बियां हैं, हमारे देश के पास आधुनिक जलपोत है, हमारे देश के पास आधुनिक शोध संस्थाएं हैं, आधुनिक हॉस्पिटल है। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे देश की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में अगर देखी जाए तो वो अच्छी है। हमारे देश में देखिए, बाहर से लोग इलाज कराने आते हैं। हमारे देश का जो अनाज होता है वो बहुत ही गुणवत्ता होता है। हमारे देश की जो एक तरीके से चाय होती है, कॉफ़ी होती है, ये बहुत ही अच्छे लेवल की होती है, बहुत ही गुणवत्ता वाली होती है। तो एक तरीके से देखा जाए, हमारे देश का चारों तरफ से, चारों मुखों से आर्थिक विकास हुआ है, जिससे विश्व स्तर में एक बहुत ही अच्छी पहचान बनी है। उसके बाद देखें, बड़े एवं महत्वपूर्ण संगठनों में हिस्सा, देखिए जैसे WHO है, यूनेस्को है, ब्रिक्स है, बिमस्टेक है, G7 है, G20 है, ऐसे बड़े बड़े समूहों में हमारा जो देश है, जैसे AIDB है, AIIB है, SCO है, ऐसे बड़े बड़े संगठनों में, ऐसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारा देश हिस्सा है। और हमारे देश इतने बड़े संगठनों में हिस्सा तभी बन पाया क्योंकि हमारा जो देश है उसकी जो पहचान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वो बहुत अच्छी है। और हमारे देश में देखिए, आज के युग में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वह चाहती हैं कि हमारे देश में इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। हमारे देश में जो लेबर है, जो इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट है, उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इस तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो चाह रही हैं हमारे देश में इन्वेस्ट करना। चलिए अगला देख लेते हैं, विश्व के प्रमुख देशों से नए संबंध का आगाज़ करना।
जिनके साथ हमारी जो छवि है पहले खराब थी, लेकिन हमारी आर्थिक वृद्धि को देखते हुए और हमारी संस्कृति को देखते हुए, हमारी सरकार के, हमारे भारत के नेचर को देखते हुए अब जो नए देश हैं, जो एक तरीके से जिनसे हमारी मित्रता नहीं थी, अब उनसे भी हमारी मित्रता है, वो भी हमारे देश के साथ चलना चाह रहे हैं, वो भी हमारे देश के साथ अपना और हमारा आर्थिक विकास करना चाह रहे हैं। अभी देखिए जैसे रिलायंस कंपनी है, अनिल अंबानी की, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी एक वैश्विक स्तर की कंपनी है। अब देखिए हमारे जो अनिल अंबानी है, जो हमारे भारत के अनिल अंबानी हैं, वह विश्व के 7वें अरबपति हैं। तो एक भारत जैसे देश से विश्व के 7वें अरबपति निकलना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं पूरे विश्व स्तर में, रिलायंस की बहुत सारी कंपनियां हैं विश्व स्तर में, अडानी की बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सब कहाँ की कंपनियां? ये सब भारत की कंपनियां हैं। तो ऐसे ही लोगों ने इस तरीके हमारे देश की जो छवि है वो इतनी अच्छी बनाई है कि जो दूसरे देश हैं वो हमारे देश के साथ मित्रता वाला स्वभाव रखना चाहते हैं ताकि वह अपना आर्थिक विकास कर सके। अब देखिए इतनी वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी पहचान होने के बावजूद भी हमारे देश के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं उसको ज़रा देख लेते हैं कि हमारे में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें चुनौतियां आ रही। देखिए पड़ोसी देशों से संबंध में सुधार करना। जैसे मान लीजिए कि कभी अभी हाल ही में अगर न्यूज़ देखा जाए तो नेपाल से हमारे जो संबंध हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। नेपाल ये दावा करता है कि उत्तराखंड में जो जगह है कुछ पार्ट वो नेपाल का है और यूपी में जो कुछ पार्ट है वह नेपाल का है, जबकि ऐसा नहीं है। जितना भी नेपाल का पार्ट है वह उसी के पास है। कोई भी हमारे और नेपाल के बीच कोई भी ज़मीनी विवाद नहीं था, लेकिन क्योंकि नेपाल के पीछे चाइना का हाथ है, इसलिए वह कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई एक तरीके से गलत रणनीति करता ही रहता है। अब नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश में देखिए हम बांग्लादेश से मित्रता पूर्वक अपने संबंध चाहते हैं और आगे भी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी रोहिंग्या जैसे जो मुद्दे हैं वो बांग्लादेश से निकल कर आते हैं। ऐसा मतलब हमारी सेनाओं द्वारा ये दावा किया गया है कि जो बांग्लादेशी हैं वो रोहिंग्याओं को एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर पार करवाते हैं, बॉर्डर पार करवाते हैं, जो हमारे देश के अंदर आके दहशत फैलाते हैं और एक तरीके से जो वहाँ के जो लोग हैं आतंकवादियों को भी बॉर्डर पार करवाते हैं, जो हमारे देश में अशांति फैला के रखते हैं। और उसके बाद देखिए चीन से आ रही चुनौतियों से निपटना। चीन भी आज हमारे लिए आस्तीन का सांप बना हुआ है और एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह को वह अपना क्लेम करता रहता है। अभी हाल ही में लद्दाख में गलवान झील के पास, गलवान डिस्ट्रिक्ट के पास वह यह बोल रहा है कि वह उसका पार्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में देखा गया है कि इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी का फेस टू फेस हुआ है, जिसमें इंडिया के 20 जवान और चाइना के 45 जवान मारे गए हैं, हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो चाइना है वो भी अशांति फैलाने की कोशिश करता है। चाइना भी अरुणाचल प्रदेश में अपनी ज़मीन को क्लेम करने का दावा करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बहुत सारा हिस्सा चाइना ने कब्जा रखा है। जैसे हम अक्साई चीन की बात करें तो ये जो पूरा है ये अक्साई चीन का पार्ट है और ये जो पूरा पार्ट है ये चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने पीओके में कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं और आज के समय में इन पड़ोसी देशों से मित्रता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको साथ में लेकर मुख्य धारा में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए देखिए बांग्लादेश में हमारे कई अरबपति बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहाँ के लोगों का स्तर बढ़े। हमारे कई एजुकेशन कॉलेज वहाँ पे खुले हैं, कई यूनिवर्सिटियों ने वहाँ की यूनिवर्सिटियों से अपने एक तरीके से एंगेजमेंट्स किया है। एंगेजमेंट्स का मतलब एक तरीके से अमेंडमेंट साइन के समझौते किए हैं और समझौते इसलिए किए हैं ताकि एक तरीके से हमारे साथ साथ में बांग्लादेश का भी स्तर बढ़े और उनसे जो हमारे मैत्रीतापूर्ण संबंध है वो बने रहें।
और पाकिस्तान में भी देखिए ट्रेन चलती है, हमारे इंडिया से व्यापार होता है वाघा बॉर्डर से, मैत्री एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, इस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान में ट्रेनें चलती हैं ताकि कहीं ना कहीं ऐसे देशों, इन देशों को लगे कि हाँ भारत आपके विरुद्ध नहीं है, भारत आपके साथ है। लेकिन ये कुत्ते की पूंछ की तरह है, कभी सीधे होते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्थिक विकास की वृद्धि, 1991 के बाद हमारे देश में जो आर्थिक वृद्धि हुई है, हम चाहते हैं कि यही जो वृद्धि है वो बरकरार रहे। अभी देखिए लॉकडाउन में हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो काफ़ी डाउन हो गई है और हमारे सरकार की यही कोशिश रहती है कि ये जो आर्थिक वृद्धि है इसमें लगातार काम चलता रहे और ये लगातार बढ़ती रहे। उसके बाद देखिए आतंकवाद से निपटना, आज के युग में, आज के भारत में हमारे प्रति जो हमारे देशवासियों के प्रति, हमारी सेना के प्रति जो मुद्दा है वो आतंकवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा उरी का हमला और पठानकोट का हमला, पुलवामा का हमला, मुंबई का हमला, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं आतंकवादी, उनका हाथ है। तो यहाँ ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान डायरेक्ट सेना से ना युद्ध करके वह क्या करता है, आतंकवादियों का सहारा लेता है। तो ये आतंकवादी जो हमला है, आतंकवादी है, ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, हमारे देश की शांति को लेकर। तो इसमें हमें वर्क करना चाहिए, इसमें हमें नई तकनीकें का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें हमें दूसरे देशों से भी समझौते करने चाहिए। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय का दूसरा चैप्टर। इसके साथ चैप्टर 3 नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।